हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम जो इसकी बेसिक बातें हैं वो देखेंगे और उसके बाद जो पूरा लेसन रहेगा उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन कहता है इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि दो या फिर दो से अधिक जो सब्सटेंस होंगे मिलकर किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे होंगे, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। नोट में मैंने एक बात लिखी है कि इट कैन नॉट रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, कि इसे फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई रिएक्शन लिख दी तो रिएक्शन करने के बाद उसको वापस से मैं पहले वाली स्टेट में नहीं ला। जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl प्लस में NaOH बेस, इन दोनों को मिल जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl प्लस में NaOH बेस, इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बनाया? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक रिएक्शन की, मान लो NaOH प्लस में HCl, तो क्या बन गया हमारे पास? यहाँ पे बन गया दोस्तों सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इन दोनों सब्सटेंस से मिलकर एक नया जो सब्सटेंस बनाया है उसको वापस मैं इस पहले वाली कंडीशन में नहीं ला सकता। तो नोट में मैंने यही बात लिखी है कि इट कैन नॉट रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, ठीक है, लाइक फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन। अब हम आगे बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि चेंज इन स्टेट, मतलब कि जब हमने कोई रिएक्शन की, मान लो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, जब मैंने इस दोनों सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन किया तो जो पहले इस वाले सब्सटेंस की जो स्टेट थी, स्टेट मतलब कि 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहले अगर इसकी सॉलिड होगी तो मान लो बाद में क्या हो गया? गैस। और पहले गैस था तो बाद में सॉलिड, ठीक है। तो मतलब स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। सेकंड बात बताता हूँ कि चेंज इन कलर। पहली बात हमने देखी चेंज इन स्टेट, और दूसरी बात क्या है? चेंज इन कलर। मान लो कोई सॉल्यूशन हमारे पास वो किस कलर का था? ब्लू कलर का था, लेकिन आफ्टर प्रोसेस जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई तो वो किसका बन गया? पिंक कलर का बन गया। मतलब हुआ क्या? ये सॉल्यूशन क्या हो गया? चेंज हो गया ना। आफ्टर दैट नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि पहले जो रिएक्शन थी, जो पहले मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बेसिक। अब हम बातें कर लेते हैं आगे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हम डेली लाइफ में कैसे देखते हैं। तो डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कि केमिकल रिएक्शन हैपन इन डेली लाइफ। मतलब क्या है दोस्तों कि हम जब अपनी डेली लाइफ के अंदर केमिकल जो रिएक्शन हो उसको कैसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, कि हमारे जो शरीर में जो भोजन डाइजेस्ट होता है वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। नंबर 2, रिस्पायरेशन,
जब हम सांस मतलब कि हम CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, O2 क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन। नंबर 3, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी, मान लो कोई मेटल है, वो कुछ समय तक मेरे पास की काफ़ी एटमॉस्फेयर में बाहर पड़ी रहती है, ठीक है। तो होता क्या है, उसके ऊपर है ना एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। उस ब्राउन कलर की लेयर को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये भी क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। जब हम दही बनाते हैं तो पहले तो क्या होता है, वो दूध होता है, लेकिन जब हम उसमें कुछ मतलब कि कर्ड मतलब हल्का सा उसमें दही मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है ना, वो किसके हुए, केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। फिर कुछ आपने एक्टिविटी देखी होंगी 1.1 और 1.2, भी क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन है। और नंबर 2, एक्टिविटी 1.2 में क्या कहा गया है कि लेड नाइट्रेट ऐड विद पोटेशियम आयोडाइड, मतलब जो लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड किया जाता है तो एक नया प्रोसेस बनता है, उसे भी क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो हमने ये सभी जो है केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देखे। तो होप यहाँ तक सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2 इम्पोर्टेंट टर्म, 2 जो है इम्पोर्टेंट टर्म देखने को मिलती हैं। नंबर 1 बात कर लें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 इम्पोर्टेंट टर्म है वो पहली है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये 2 ऐसी टर्म होती हैं जब हम किसी रिएक्शन को लिखना शुरू करते हैं या बनाना शुरू करते हैं तो इन दोनों टर्म की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, कहता है कि विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वो मटेरियल या फिर कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन में मतलब कि जो भी एलिमेंट टेक पार्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। कहने का जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें क्या है, जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है ना, ये वाला, ये रिएक्शन होने से पहले का है। तो रिएक्शन होने से पहले का जो मटेरियल होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद वाले मटेरियल को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म थी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट क्या होता है, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। मान लो मैं एग्जांपल के रूप में बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसमें हुआ क्या कि जो मैग्नीशियम है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ये क्या होगा, रिएक्टेंट। और उसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो रिएक्शन से पहले लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे आप, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। मैं आपको ये चीज़ में आपको एक नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, दोबारा से वही एग्जांपल लिया लेकिन समझाने के लिए कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, कि जब मैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या है कि जो ये 2 जो एरो है, एरो के जो इस साइड वाला जितना भी पोर्शन रहेगा उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। उसी प्रकार प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों से एक नया, तो इसमें जो राइट साइड में जो पोर्शन बना है ना ये वाला, इसमें क्या होता है कि इन दोनों से ये वाला नया मटेरियल बन के आया है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन। तो आपने अभी तक हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है,
मतलब कि उसके बाद क्या करते हैं, उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, फिर रिएक्टेंट क्या होता है, फिर प्रोडक्ट क्या होता है। अब केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन बता दूं आपको मैं कि ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखो मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस विद आल्सो मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब कि हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे, मान लो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के लिए, तो मैंने कोई रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक तो मैंने क्या किया, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया, और मैंने क्या किया, फिजिकल स्टेट। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया और फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। देखो कहते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्nt इन एयर, एयर मतलब कि ऑक्सीजन, टू फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हुआ क्या दोस्तों, मान लो मैंने एग्जांपल लिया और एग्जांपल के तौर पे मैंने मैग्नीशियम रिबन है ना, तो मैग्नीशियम को मैंने लिख दिया दोस्तों Mg। मतलब कि जब मैं Mg की किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, O2 से। देखो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम है उसको मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया है कि मैग्नीशियम को मैंने Mg लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ऑक्सीजन को मैंने क्या लिख दिया, O2। मतलब कि पूरा टर्म ना लिखकर मैंने उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, समझ में आया। और इन दोनों से मिलकर एक नया जो सब्सटेंस बना, वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि एरो से जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के जो राइट साइड का पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर। अब मैंने दूसरी बात क्या बताई कि विद आल्सो फिजिकल स्टेट, ये क्या होता है कि जब मैंने ये रिएक्शन लिखी, तो इस रिएक्शन में मैंने रिएक्टेंट लिखा और प्रोडक्ट लिखा, तो इन दोनों के साथ मैंने क्या लिखा कि जो सॉलिड लिक्विड गैस, मैं बता चुका हूँ आपको कि ये तीनों तीनों क्या होती हैं, तीनों तीनों फिजिकल स्टेट होती हैं, और एक्वस भी क्या होती है, एक फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम जो होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये क्या है कि सॉलिड है, ठीक है। O2 आपको पता ही होगा, ये गैस है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, नॉर्मल सी बात है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इन दोनों से मिलकर एक नया सब्सटेंस बना, वो क्या बना, सॉलिड बना, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुई दोस्तों कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर। उसके बाद अब बात आती है, देखो कि एक्वस सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक्वस सॉल्यूशन। दोस्तों ये जो रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि इक्वेशन को, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन, इट इज़ ए सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज़ वाटर, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अब आप कहोगे सर ये सॉल्वेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सॉल्यूशन होता है वो किस से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सर समझ में नहीं आया कैसे क्या हुआ, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास मान लो एक गिलास है, और उस गिलास में क्या हुआ, एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में मैंने क्या कर दिया, एक चम्मच शुगर को, चीनी को मिक्स किया। तो आफ्टर सम टाइम जब उसमें मैं अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लूँगा, तो मिक्स करने के बाद वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सोल्यूट होगा या फिर सोलवेंट होगा, मतलब सोल्यूट क्या होगा और सोलवेंट क्या होगा। तो बता दूं, जो सॉल्यूशन में जिसकी मतलब कि जो मात्रा होगी, जिसकी मतलब कि प्रेजेंटेशन होगी वो ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जिसकी प्रेजेंटेशन कम होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट। कहने का मतलब क्या हुआ, पानी ज़्यादा था ना, वाटर ज़्यादा था, तो वाटर की ज़्यादा मात्रा जो ज़्यादा थी, तो इसमें सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। और सोल्यूट क्या हुआ दोस्तों, सोल्यूट क्या हुआ, शुगर, ठीक है। मतलब सोल्यूट क्या हो गया, शुगर हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर जो नया कंपाउंड बना, उसे बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। समझ में आया होगा, क्लियर।
ठीक है। तो आगे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर एक रिएक्शन बताई थी कि वो एक बैलेंस रिएक्शन नहीं थी। तो स्केलेटन केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि द केमिकल रिएक्शन या फिर द अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, कि मेरे को एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया दोस्तों Fe। देखो मैंने इन सभी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया ना, तो ये क्या हुई, केमिकल इक्वेशन हुई है ना, केमिकल इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले जो भी एलिमेंट हमारे, जैसे कार्बन को C लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। इस प्रकार हमें एलिमेंटों को सिंबॉलिक लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले आयरन की जब मैं वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। इसे दो नाम बोल सकते हैं, या फिर आयरन ऑक्साइड बोलो या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गया आयरन और ये क्या हो गया, वाटर। तो जब मैं आयरन की वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 एलिमेंट ले लिए। 3 एलिमेंट कौन कौन से लिए हमने, सबसे पहले आयरन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कि इस केमिकल इक्वेशन में जो आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है उनको क्या काम कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट थे यार दोस्तों, एक आयरन था, एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था। तो आयरन, अब आयरन की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले देखो यार, ये है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि एरो से जो लेफ्ट साइड में पोर्शन होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो से जो राइट साइड में पोर्शन होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आयरन की जो एटम है रिएक्टेंट साइड में कितनी है, और आयरन की जो एटम है वो प्रोडक्ट साइड में कितनी है। तो सबसे पहले देखो एटम, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो आयरन है वो सिंगल है, रिएक्टेंट साइड में आयरन की एटम कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। उसी प्रकार जो आयरन की जो एटम है वो प्रोडक्ट साइड में कितनी है, देखो 3। तो मैंने कितने लिख लिए, 3। क्लियर हुआ। उसी प्रकार हम किसके लिखेंगे, हाइड्रोजन की। तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन की एटम कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन की एटम कितनी है, 2। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में है और जितने भी नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में, उनको यहाँ पे लिख लीजिए। मैंने किसके लिख लिए, आयरन के लिख लिए, हाइड्रोजन के लिख लिए, और तीसरा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में कौन कौन से है देखो, ऑक्सीजन में कितनी है देखो, यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 ले लिया आपने। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की एटम कितनी है, 4। कितनी है, 4। तो अब ये देखो जो मैंने यहाँ पे एक कितनी, अब जो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक टेबल बनाया है, इस टेबल में ध्यान से देखिए कि आपको बैलेंस नज़र आ रहे हैं, नहीं, कि हमारी रिएक्शन बैलेंस कब होगी। बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों आयरन के कितने एटम है, 1 एटम है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने, 3। मतलब कि इसको मैं कितनी टर्म से मल्टीपल करूँ तो क्या बन जाए, 3 बन जाए। मतलब कि रिएक्टेंट साइड में जो आयरन है उसको मेरे को किस नंबर से गुना करना पड़ेगा, किस नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से। तो क्या होगा, यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गए, 3 आइटम हो गए रिएक्टेंट साइड में और 3 आइटम हो गए प्रोडक्ट साइड में। चलो भाई अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो दोस्तों हाइड्रोजन के तो 2 और 2 बैलेंस पड़े हैं, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम बात कर लेते हैं नंबर 3। बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने, 4 है। तो बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सभी कंपोनेंट को एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, क्योंकि जो हमने मल्टीपल करनी है ना वो बाहर ही करनी है, उसके साथ अंदर नहीं करनी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1 था,
यहाँ पे कितना था 4 था, मतलब कि इसको 4 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब यहाँ पे मैंने 4 से गुना मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 4 बन गया। ठीक है, तो चलो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4। लेकिन एक बात बताओ, जब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, मतलब कि जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 से मल्टीपल, तो यहाँ पे कितना हो गया 8। क्लियर। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब इधर तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे तो रिएक्टेंट साइड में तो 8 है और प्रोडक्ट साइड में कितनी है 2 है, मतलब कि हमें दोनों साइड में इक्वल करना पड़ता है ना। तो हम क्या काम करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो अगर हम इसको भी 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 8। तो अब बताइए दोस्तों, क्या रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हुई, बैलेंस होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर दोबारा से रिप्रेजेंट कर देना चाहता हूँ कि हमने क्या लिखा 3Fe प्लस में, और बताइए जो आयरन है, अब उसको हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के में लिखना है ना, केमिकल इक्वेशन में, सॉरी इक्वेशन है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। तो 3 जो Fe है ये क्या हुआ, ये सॉलिड हुआ, हम इसको बैलेंस जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिजिकल स्टेट प्लस में क्या हुआ वाटर, तो वाटर की कितनी है 4 है। अब ये जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है या लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नया जो सब कंपाउंड बना वो क्या बना Fe3O4, जिसे फेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, ये एक सॉलिड है। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ 4 हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन बनी ये क्या बनी, एक गैस। तो इस प्रकार हमारी जो रिएक्शन हुई वो क्या होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार हम बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका कोई बेसिक कोई फंडा नहीं होता, ना ही कोई कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिस करके ही क्या कर सकते हैं, अपनी जो जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम रिएक्शन को लिखना और बनाना। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।